ये फालतू गैर जरूरी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और उन्होंने क्विलोकिनोल से शुरुआत की। आप जानते हैं क्विलोकिनोल के जैसी नजदीकी एक दवा है मैक्साफॉर्म और एक है एंट्रोबायोफॉर्म। तो मैक्साफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, क्विलोकिनोल, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और 3000 डॉक्टरों के सभी क्लिनिक में वो लिस्ट चिपका दी गई और सभी डॉक्टरों को कहा गया कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय इस लिस्ट को ध्यान में रखें। परिणाम ये हुआ, 1980 में ये आंदोलन शुरू हुआ, 1984 तक आते आते स्वीडन के बाजार से सारी गैर जरूरी दवाएं बिकना बंद हो। एक चिकित्सक ने हिम्मत दिखाई, उसने अपने सहयोगी चिकित्सकों को तैयार किया, उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाया, ज्यादा सेंसिटाइज किया। इंटेलिजेंसी तो सभी चिकित्सकों में होती है, सेंसिटिविटी बढ़ने की बात है। संवेदनशीलता उनकी बढ़ती गई और एक दिन आकर उन्होंने संकल्प ले लिया। फिर उनका दूसरा संकल्प ये था कि हम 3000 डॉक्टरों का ये जो संगठन है, इस संगठन में आगे भी दूसरों को शामिल करते रहेंगे अगर वो हमारे इस विचार पर चलेंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। फिर ये आंदोलन स्वीडन से निकल के डेनमार्क में चला गया, डेनमार्क से निकल के फिर नॉर्वे में चला गया, नॉर्वे से निकल के फिर जर्मनी, फ्रांस में चला गया और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई। अब वो संस्था वहां काम करती है, उनका नाम है डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स। और वो मिलके पूरे के पूरे यूरोप के ये नॉर्डिक कंट्रीज जो कहे जाते हैं, इनमें एक ही अभियान चला रहे हैं और उसमें पूरे सफल हैं कि एक भी फालतू की गैर जरूरी दवा और खतरनाक दवा उनके बाजार में बिक नहीं सकती, क्योंकि उसका वो प्रिस्क्रिप्शन करते नहीं है। सारी दवा कंपनियां उन डॉक्टरों को लालच देके परेशान हो चुकी हैं, बहला फुसला के परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो डॉक्टर झुकते नहीं हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान वहां के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और एक अच्छी बात बताऊं कि ये सारे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया अनेक बार कि आपकी प्रैक्टिस का क्या हुआ, आपने जब ये फालतू गैर जरूरी दवाएं लिखना कम किया तो कंपनियों ने आपको पैसे देना, कमीशन देना बंद किया, वो तो आपकी कमाई कम हो गई। तो सभी डॉक्टर कहते हैं पहले से ज्यादा बढ़ गई। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहले जो मरीज हमारे ऊपर शक करते थे, आशंका करते थे, अब वो भी भरोसा करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास अब ज्यादा पहले से मरीज आने लगे। ये डॉक्टर्स लोगों के समूह में डॉक्टर ओले का अभी तो स्वर्गवास हो गया है। उनके स्वर्गवास के पहले उनका एक लंबा इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जब से आपने ये अभियान शुरू किया फालतू गैर जरूरी दवाओं के बहिष्कार का, आपकी अपनी निजी आमदनी के बारे में बताइए, वो कहां पहुंची है। तो उन्होंने कहा मेरी निजी आमदनी 3.5 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि पहले मेरे पास जितने मरीज आते थे अब उससे कई गुने ज्यादा मरीज आ रहे हैं और मुझे अब दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा है, क्योंकि मैं इस अभियान के एक नेता के रूप में स्थापित हुआ हूं। तो आसपास के 20, 22, 25 देशों में मेरी विजिट होती है और वो लोग मुझे बिल्कुल भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं कि ऐसे ईमानदार डॉक्टर की दुनिया को जरूरत है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्वीडन में डॉक्टर ओले हो सकते हैं तो भारत में भी ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों डॉक्टर ओले हो सकते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं। हमारी संवेदनशीलता भी उतनी ही है जितनी उनकी है, हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी भी उतनी है जितनी उनकी है। बस हमको एक दिशा लेकर काम में लग जाने की जरूरत है, बाकी तो सब पीछे पीछे चल पड़ेगा। तो आज आप सब चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करिए और वो शुरुआत यहीं से करिए कि फालतू की गैर जरूरी बेकार की दवाएं हम मरीज को लिखेंगे नहीं, और कोई मरीज आग्रह करेगा तो उसको समझाएंगे, डिस्करेज करेंगे। तो ये कंपनियों का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का जो मुनाफे का उनका चक्र चल रहा है, जिसमें हजारों प्रतिशत के मुनाफे वो लूट रहे हैं, ये एक झटके में टूट सकता है। हमारी सरकार तो इस चक्र को तोड़ नहीं पाएगी जब तक कि कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो बहुत ईमानदार हो और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसी कोई सरकार आ जाए तो वो एक झटके में कर सकती है, लेकिन जब तक वो सरकार नहीं आती तब तक हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम अपने जीवन से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते। मुझे आपसे ये एक बात कहनी है कि फालतू की गैर जरूरी दवाएं आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए। आप अपने कॉन्शियस से, अपने अंतरात्मा से ये पूछ लीजिए कि जिन दवाओं को मैं मेरी पत्नी को नहीं लिख सकता,
मेरी बेटी को नहीं लिख सकता, मेरे भाई को नहीं दे सकता, मेरी माँ को और पिता को जो दवाएं मैं नहीं खिला सकता, वो दवाएं किसी दूसरे मरीज के लिए मैं क्यों लिख। एक ही पैमाना बनाएं अगर आप अपने जीवन में कि मैं जिन दवाओं को मेरे माता पिता को नहीं लिख सकता, भाई बहन को नहीं लिख सकता, पत्नी बेटी और को नहीं लिख सकता, मेरे बच्चों को जो दवाएं मैं नहीं दे सकता, वो दवाएं मैं किसी भी मरीज के लिए क्यों लिखूं। खुद बीमार हो जाओ तो खुद नहीं ले, और आप भी नहीं ले सकते, ये भी सही बात। तो आप जो दूसरों को वैसा ही मानने लगे जैसे आप हैं, आपके परिवारी जैसे ही सब हैं, अगर हम अपने आप में ही पूरे समाज की छवि देखना शुरू करें और पूरे समाज की छवि अपने परिवार में देखना शुरू करें कि ये मरीज भी मेरे भाई बहन सरीखे हैं, मेरे माता पिता सरीखे हैं, मेरे बेटे बेटियां सरीखे हैं, तो आपके हाथ रुक जाएंगे, आप वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएंगे और उसी दिन से आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और वो नया अध्याय आपको हो सकता है भारत का डॉक्टर ओले बना दे, भारत में कोई दूसरा तीसरा चौथा ऐसा क्रांतिवीर पैदा कर दे। मैं आपसे कहां से शुरू करें इसको, तो एक सरल संकेत करना चाहता हूं। हमारे भारत के देश में जो फालतू गैर जरूरी दवाएं बिक रही हैं, उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की। उनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, प्रोटीनेक्स है, बॉर्नविटा है, मोल्टोवा है। फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप उनके अलग अलग ब्रांड नेम जानते हैं। यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और जरूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है। आप पूछेंगे क्यों जी? बूस्ट में जो कुछ है, प्रोटीनेक्स में जो कुछ है, बॉर्नविटा में जो कुछ है, मोल्टोवा में जो कुछ है, वो पता है 300 रुपए किलो का है, 250 रुपए किलो का है, 280 रुपए किलो का है, 350 रुपए किलो का है, 400 रुपए किलो का है। अब 400 रुपए किलो का, 350 रुपए किलो का किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट आप खिलवा रहे हैं या लिख रहे हैं, उससे अच्छा यह है कि उसको कह दीजिए 40 रुपए किलो की मूंगफली खा लो। मूंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खा लो, कुछ जौ ले लो, कुछ चना खा लो। चना तो 20 रुपए किलो में उपलब्ध है, मूंगफली 40 रुपए किलो में उपलब्ध है। जौ का सत्तू हिंदुस्तान में 15-17 रुपए किलो में उपलब्ध है। गुड़ ले लो थोड़ा सा, तो गुड़ मूंगफली खा लो, गुड़ चना खा लो, गुड़ जौ का सत्तू खा लो, चना गुड़ मूंगफली तीनों मिला के खा लो। ये आसानी से उपलब्ध है, बड़ी कीमत नहीं है इनकी, बहुत सस्ती कीमत में ये सब चीजें। और अगर किसी की हैसियत है कि वो 400 रुपए किलो का हेल्थ टॉनिक खा सकता है, तो उसको कह दो 400 रुपए किलो का बादाम ही खा लो। खतरा क्यों खा सकता? 200 रुपए किलो का काजू खा लो, काजू नहीं है तो बादाम, मुनक्का, किशमिश, मखाने, जो भी आपको समझ में आता है आसानी से उपलब्ध है, वो खिला दो। और फालतू में बहुत सारे टॉनिक इस देश में है, जैसे एक डेक्सोरेंज नाम का टॉनिक बिक रहा है इस देश में, धड़ल्ले से बिक रहा है, खून की कमी के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश में। तो डेक्सोरेंज जो खा रहे हैं या आप उनको कभी कह रहे हैं या दूसरे डॉक्टरों से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसका ला रहे हैं, तो उनको कहिए भैया खून की ही कमी खत्म करनी है तो अनार का रस पी लो, जो डेक्सोरेंज से बहुत सस्ता पड़ता है इस देश में। आंवला का रस ले लो, एलोवेरा का रस ले लो, गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, गिलोय का सत ले लो, ये सब खून की कमी को खत्म करने वाले। गाजर ले लो, अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हैं उतना सेब में भी नहीं। केला है, अमरूद है। भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर। हाँ, केला सस्ता है, अमरूद सस्ता है, आंवला सस्ता है, ये सब है। तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है। वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर, सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट, राहुल द्रविड़ की शक्ति बूस्ट, तो किसी और वीरेंद्र सहवाग की शक्ति बूस्ट, धोनी की शक्ति बूस्ट। तो वो रोज देख रहा है टीवी पे, क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है, तो बूस्ट खा के ही संभव है। और उन्होंने बचपन में कभी नहीं खाया। और मजे की बात यह है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया, ना सहवाग ने कभी बूस्ट खाया, ना धोनी ने खाया, न किसी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी ने। ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे, और ये
साधारण चीजें खा के ही ताकतवर बने और इनके क्रिकेट के शॉट इतने ताकतवर है। साधारण परिवारों में पैदा हुआ। हाँ, इनमें से एक भी ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है जो चांदी की चम्मच लेके किसी करोड़पति के घर में पैदा हुआ हो, जो बूस्ट खाने की हैसियत रखता हो। ये तो सब साधारण परिवारों के लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे वाले तबके में पैदा हुए सब क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जीवन परिचय आप उठा के देखेंगे और पता चलेगा कि ये तो केला खा के, अमरूद खा के, चना खा के, सत्तू खा के, जौ खा के ताकतवर बने। हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी। बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में, आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है। माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से। तो पूछा गया कि ये ताकत कहां से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है। बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है। तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला? उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूं। और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच मैं खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख के लेके जाता हूं। मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा, एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार। तो वो कहता है कि कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं 2 केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर 2 केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर 2 केले खा लेता हूं। उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूं, खाने के लिए थोड़ी करता हूं। खाता तो केला तो बोरिस बेकर जैसा मजबूत टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक कोई दे नहीं पाया बॉल में, वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूं। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए, बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी जिंदगी में साधारण चीजें खाकर असाधारण बने हैं। क्योंकि पोषकता उन्हीं चीजों में है जो सस्ती है, बहुत महंगी चीजों में पोषकता नहीं है। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। इस वायरस को आप सभी चिकित्सक निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी, जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा। ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है, खूब दवाएं लिख रहा है, एक छोटी बीमारी के लिए 15-16 दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है। ये वायरस आप निकाल दीजिए, ये वायरस निकालने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। हमारे देश का साधारण गांव का गरीब आदमी, किसान, मजदूर जब डॉक्टर के पास जाता है, मैंने देखा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। अब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन की नहीं लगा दो, आप जरूरत नहीं है फिर भी लगा दो, चाहे पानी का ही लगा दो आप, तो उसको मन में संतोष हो जाए। लेकिन वायरस ऐसा घुस गया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मरीजों को आप सिर्फ चिकित्सा दे रहे हैं इतना ही नहीं है, मरीजों को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए, उनको एजुकेट भी कर दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज तो काफी कुछ हो गई हैं अब इस देश में, बहुत सारे चिकित्सालय हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवा की दुकानें हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है। और उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं। हमारे देश की सरकार ने पिछले साल एक आंकड़ा दिया जो बहुत दिल दहलाने वाला है। पिछले साल भारत देश में 50 लाख बच्चों की मौत हुई डायरिया से। भारत सरकार का कहना है डायरिया से 50 लाख बच्चे मर गए, और सरकार का कहना है कि एवरेज माने औसतन हर साल डायरिया से 50 लाख बच्चे मरते हैं। किसी साल 46 लाख होते हैं, किसी साल 54 लाख हो जाते हैं, किसी साल 52 लाख, किसी साल 48 लाख। पिछले कई वर्षों से ये एवरेज निकल रहा है कि 50 लाख बच्चे डायरिया से मरते। सभी चिकित्सक इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं
कि डायरिया बहुत जल्दी और आसानी से ठीक होने लायक बीमारी है। बस इसमें एजुकेशन की जरूरत है। शायद इसमें दवा की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन की जरूरत है। और वो एजुकेशन साधारण सा, किसी भी गरीब आदमी को आप कह दो कि भैया डायरिया हो गया तुम्हारे बच्चे को, नींबू की शिकंजी बना लो, उसमें थोड़ा नमक डाल के बच्चे को 2-2 चम्मच पिलाते रहो 5-5, 7-7, 10-10 मिनट से, तो डायरिया तो ठीक होगा ही, बच्चा मरेगा भी नहीं। इतनी आसान बात है। परम पूजनीय स्वामी जी एक नुस्खा बताते हैं जिसको आप जरूर उपयोग करिए कि कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर तुरंत पिला दीजिए फटने से पहले। एक खुराक में ही इतना गहरा असर आता है कि दवाओं की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो जिस देश में कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर डायरिया ठीक होने की पूरी व्यवस्था हो और घर में नींबू की शिकंजी बनाकर नमक मिलाकर पिलाने की सबके पास सुविधा हो, उस देश में 50 लाख बच्चे हर साल मर जाएं डायरिया से, ये एक ही बात का प्रमाण है कि हमको हेल्थ